नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पहली खबर देहरादून से सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के बाद धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज राज्य सचिवालय में हुई, जहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, रेखा आर्य, धन सिंह रावत मौजूद रहे। बैठक में उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी गई। बैठक में शहरी विकास, आवास, वित्त, राजस्व, कार्मिक नियोजन, उच्च शिक्षा के साथ कई अन्य विभागों से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा की गई। उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक 2024 उत्तराखंड यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बिल 2024 उल्टा 60 में बोलते हैं इसको, यूटीएम बिल। इसका जो प्रयोजन है कि स्टेट में विभिन्न शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को किस प्रकार से सुदृढ़ और सुचारू रूप से संचालित किया जाना है, इसके लिए राज्य स्तर पर एक विधेयक ला रहे हैं। विधेयक में अथॉरिटी बनाने का प्रावधान है, जो कि शहरी क्षेत्रों में किसी प्रकार की जो योजनाएं आएंगी, जैसे सड़क की, बिजली की और भी जो, जिससे कि उसको उनका जो हमारा प्राधिकरण बनेगा उससे पास कराने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिससे कि शहर के क्षेत्रीय स्तर पर जो है यातायात को सुगमता रहे। धन्यवाद। इसके अलावा ये अगला मत जो था, ये आपका जो आवास विभाग के अंतर्गत जो विभिन्न प्राधिकरण है, वहाँ पे जो मिनिस्ट्रियल संवर्ग होता है उसके लिए कोई नियमावली नहीं थी। तो आज ये प्रस्ताव लाया गया था आवास विभाग के द्वारा कि जो हमारी इस संबंध में जो कार्मिक विभाग की नियमावली जो अभी तक चल रही है उन्हीं को अडॉप्ट किया जाएगा। तो उसके संबंध में भी माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। ये नेक्स्ट मत था हमारा, ये वित्त विभाग का मत था। इसमें जो वित्त सेवा के जो हमारे अधिकारी हैं उनका अभी जो है एक शुरुआत में एक ट्रेनिंग उनकी लगभग होती है। अब इसको अलग अलग चरणों में ट्रेनिंग करेंगे। जब शुरू में जब उनकी एंट्री होती है, जब वो भर्ती होकर के आते हैं, उसमें तो ट्रेनिंग करेंगे ही। उसके अलावा अलग अलग जब उनको प्रमोशन होते हैं तो उस दौरान भी उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। तो ये लगभग 4-5 चरणों में ये ट्रेनिंग उनकी की जाएगी, ऐसी व्यवस्था इसमें की गई। उसके बारे में माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया और माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये भी निर्देश दिए कि इसी तरह की लगातार ट्रेनिंग करने की व्यवस्था जो है अन्य जो हमारे सचिवालय सेवा है और उसके बाद जो हमारे पीसीएस अधिकारी हैं वहां पे भी इस तरह की व्यवस्था की जाए। ये ट्रेनिंग की व्यवस्था है, क्योंकि जिस तरह से लगातार टेक्नोलॉजी वगैरह चेंज हो रही है, तो हमारे जो कार्मिक हैं और जो वित्तीय नियम भी लगातार बदल रहे हैं, तो उसमें लगातार ट्रेनिंग उनकी चलती रहे, मतलब हर 4-5 साल में ट्रेनिंग उनकी होती रहे। तो ये एक व्यवस्था की गई है वित्त विभाग के द्वारा। उसी तरह की ट्रेनिंग की व्यवस्था सचिवालय के लिए भी होगी और पीसीएस अधिकारी, ताकि जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नए नियम है, उनसे जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं वो भिगी हो सके। ये ट्रेनिंग जो हमारी ट्रेनिंग एकेडमीज हैं, जैसे एटीआई है हमारा, यहाँ पे फाइनेंस का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हमारा, रुद्रपुर में यूआईआरडी है, ये इन जगहों में ट्रेनिंग है। इसके अलावा जो अगला मद है, ये राज्य सरकार, ये वित्त विभाग का मद है। ये राज्य सरकार के कार्मिकों के वेतन खातों को कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट पैकेज की सुविधा दिए जाने के संबंध में, इसके बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा सचिव आवास से कि थोड़ा सा डिटेल में बता दें। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश सरकार इन्वेस्टर्स समिट के जरिए राज्य में उद्योग क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड में टाटा समूह अपनी इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करने जा रहा है। लंबे समय से सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम समेत उद्योग से जुड़े अधिकारी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और अब टाटा समूह से इसे मंजूरी मिल गई है। साथ ही टाटा समूह ने इसके लिए रुद्रपुर खुरपिया फॉर्म का चयन भी कर लिया। यहाँ पर करीब 350 एकड़ में टाटा ग्रुप का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थित होगा, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा शुरू की गई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मुहिम धरातल पर उतरती नजर आ रही है। कि जो हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक मुहिम चालू करी थी इन्वेस्टर समिट की, यहाँ पर
वो अभी धरातल पर होती नजर आ रही है। इससे हमारे उत्तराखंड का और भी सर्वाधिक विकास होगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और उत्तराखंड का जो एक हम लोग नारा लेकर चल रहे थे कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस पर हम लोग खरे उतरते नजर आ रहे हैं। और ये जो पलायन की समस्या का हम लोगों ने वादा किया था कि इसको दूर करेंगे, उस पर भी हम लोग खरे उतरते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगेंगी, इसी तरीके से प्लांट्स लगेंगे, कोई किसी चीज के कभी किसी चीज के, तो इससे निश्चित तौर पर कहा जा सकता है और देखा जा सकता है कि उत्तराखंड का विकास होगा। खबर देहरादून से है, जहां बद्रीनाथ और मैंगलोर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस सोशल मीडिया की ओर से प्रदेश स्तरीय वॉर रूम प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति की गई है। वहीं वॉर रूम प्रदेश प्रभारी आशीष नौटियाल ने बताया है कि किसी भी चुनाव में वॉर रूम का अपना एक अलग महत्व होता है। वॉर रूम के जरिए ही रणनीति तय की जाती है। तो कांग्रेस ने नियुक्त किए वॉर रूम प्रभारी। कांग्रेस का कहना है कि वॉर रूम की चुनाव में अपनी एक महत्ता होती है, उसी के साथ रणनीति के साथ चुनाव आगे बढ़ाया जाता है। ये वॉर रूम का इसमें प्रभारी बनाया गया है। इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष करण महाराज जी, संगठन मंत्री जी विशाल मौर्य जी, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। और जिस प्रकार से पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, तो मैं उन्हें निश्चित विश्वास दिलाऊंगा। मैं पूरी लगन के साथ इस दायित्व को निभाऊंगा और हमारा वॉर रूम का काम होगा, जिस भी तरह हमारे दोनों विधानसभा में जो उपचुनाव हैं, वहाँ की जितनी भी एक्टिविटी गतिविधियाँ होती हैं, जो पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा होती हैं, जो भी होती हैं, उनको आगे तक पहुँचाना। साथ में जो भी इनके द्वारा बोला गया है, जितने हमारे विधायक थे, चाहे ये अपने बद्रीनाथ विधायक हैं हमारे भंडारी जी, इन लोगों के द्वारा जो कल तक ये लोग भाजपा की बुराई करते नहीं थकते थे, आज भाजपा की तारीफ कर रहे हैं। कर्णप्रयाग से जहां बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो गई है। उपचुनाव के लिए कुल 5 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। रिटर्निंग ऑफिसर आर.के. पांडे ने बताया है कि उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन 4 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा किए हैं। बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनावों के नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसी के साथ ही प्रत्याशियों की स्थिति भी साफ हो चुकी है। बद्रीनाथ विधानसभा में इस बार कुल 5 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। नामांकन के अंतिम 4 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, वहीं एक प्रत्याशी द्वारा पूर्व में नामांकन किया गया था। रिटर्निंग ऑफिसर आर.के. पांडे ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से राजेंद्र सिंह भंडारी, कांग्रेस से लखपत सिंह बुटोला, सैनिक समाज पार्टी से हिम्मत सिंह नेगी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नवल खाली और बच्ची रामन ने नामांकन भरा। वहीं नामांकन के बाद प्रत्याशियों द्वारा नगर में रोड शो और मुख्य बाजार में जनसभा को संबोधित किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि 24 तारीख को यहाँ पर नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 26 को नाम वापसी तथा 10 जुलाई को मतदान और 13 जुलाई को मतगणना होगी। कर्णप्रयाग से इंडिया वॉइस के लिए दीपक शाह। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में इस साल 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अक्टूबर और नवंबर महीने में होना प्रस्तावित है। सरकार की ओर से राष्ट्रीय खेलों की तैयारी पूरी कर ली गई है, लेकिन प्रदेश में अभी तक राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हो पाया है, जिसके चलते प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों में खेलने वाले खिलाड़ियों का चयन नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी ओर सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिलने के बाद भारतीय ओलंपिक संघ अभी तक तारीख नहीं तय कर पाया है। भले ही दिन और समय निर्धारित ना हो, लेकिन सरकार ने राष्ट्रीय खेलों के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। अब राष्ट्रीय खेलों के संबंध में उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य जल्द ही खेल मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात करने वाली हैं और उनके समक्ष राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों का ब्यौरा रखेंगी, ताकि भारतीय ओलंपिक संघ जल्द से जल्द राष्ट्रीय खेलों के दिन का ब्यौरा तय कर सके। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है कि 23 जून को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का शहादत दिवस है। इस पर पूरे देश के हर बूथ में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड के भी प्रत्येक बूथ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा।
सभी जिला मुख्यालयों पर बड़ी बड़ी विचार गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। उनमें हम प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेताओं को मुख्य वक्ता के रूप में भेज रहे हैं। तो ये 2 कार्यक्रम, एक तो बूथ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम, एक जिला मुख्यालय पर विचार गोष्ठी कार्यक्रम, ये पार्टी के द्वारा 23 जून को किए जा रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। खबर देहरादून से है, जहां डोभाल चौक में हुए हत्याकांड के बाद अब पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही धामी सरकार ने भी सीधे तौर पर किसी को भी ना छोड़ने की बात कही है। वहीं जब इस हत्याकांड को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली से पूछा गया कि जिस तरह से विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है उसको लेकर आपको क्या सोचना है, तो उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है राजनीति करना। विपक्ष कोशिश करती है कि किसी भी तरह से सरकार को घेरा जाए, लेकिन जिस तरह से इस पूरे प्रकरण में प्रदेश सरकार ने काम किया है, ऐसे में सरकार की भी तारीफ होनी चाहिए। माहौल में निश्चित तौर पर जो विपक्ष होता है वो कहीं ना कहीं उसका लाभ लेने की कोशिश करता है और उसमें राजनीतिक कारणों से वो उसको बोल्ड करता है कि वो सरकार कहीं लपेटे में आ जाए। विपक्ष की भूमिका वो अपनी भूमिका में है, लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे घटना हुई है उसके तुरंत बाद जिस तरह से कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई की भी प्रशंसा होनी चाहिए कि तुरंत हाथों हाथ सारे अपराधी पकड़े गए और उसके बाद सब पर कानूनी कार्रवाई हुई है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। खबर रानीखेत से है, जहां छावनी परिषद के बहुउद्देशीय भवन में साहित्य समागम के अंतर्गत रामघाट में कोरोना उपन्यास पर साहित्यकारों ने गोष्ठी कर अपने विचार रखे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय यादव ने छावनी परिषद के सीईओ कुणाल रोहिला के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्कूल की बालिकाओं ने उनका स्वागत कर गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता साहित्यकार दीपा भट्ट ने की। आप द्वारा उनकी बड़ी चर्चित उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा शुरू होने में कम समय बचा है, जिसे देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार पुलिस ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में एसएसपी हरिद्वार ने कांवड़ पटरी का निरीक्षण किया, साथ ही शहर भर के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक भी की। तो हरिद्वार में जल्दी शुरू होगी कांवड़ यात्रा, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियां तेज कर दी हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर जगह जगह प्रशासन के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। हरिद्वार पुलिस ने भी इसको लेकर अपनी कमर कस ली है और अलग अलग जगहों पर रणनीति बनाकर काम करने के लिए बैठक ली गई। इसके अलावा एसएसपी ने कांवड़ पटरी का भी निरीक्षण किया। स्टेक होल्डर्स के साथ भी की गई बैठक। आगामी कांवड़ की तैयारियों को लेके आज जो हमारे स्थलीय निरीक्षण है उसके साथ साथ जितने भी हमारे व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन, धर्मशाला एसोसिएशन, जितने भी व्यापार मंडल के सदस्य हैं उनके साथ एक विस्तृत हमारी पर चर्चा की गई थी, जिसमें जो इनके सुझाव थे उनको भी हम लोगों ने सम्मिलित किया है। साथ में अतिक्रमण को लेके और आगे कांवड़ को किस तरीके से बेहतर तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं उसमें इनके सहयोग की अपेक्षा को लेके हम लोगों ने इनसे आग्रह भी किया है। और हम सभी लोग एक कांवड़ को बेहतरीन तरीके से आगे अच्छे तरीके से करें, इसके लिए सभी लोग सभी स्टेक होल्डर्स में एक साथ हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो हम लोग अच्छे तरीके से। मसूरी में पहली बार मसूरी समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन, मेनवॉलेंस केयर, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, मसूरी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन और मसूरी फिटनेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में 23 जून से 30 जून तक छात्र छात्राओं के लिए मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में बच्चों को आर्ट और क्राफ्ट, डांस, योग, कराटे, फर्स्ट एड, कम्युनिकेशंस, स्टोरी टेलिंग सहित कई अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिससे बच्चों को गर्मी की छुट्टी में लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि मसूरी के होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि मसूरी में पहली बार समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। समर कैंप में छात्र छात्राओं की छुट्टियां होती हैं, ऐसे में उनके लिए कोई कार्यक्रम भविष्य निर्माण के साथ मनोरंजन के लिए नहीं होता और वह हमेशा मोबाइल टीवी से चिपके रहते हैं। ऐसे में उनके भविष्य के निर्माण और मनोरंजन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कराया जाए।
मसूरी में कभी भी समर कैंप का आयोजन नहीं हो पाया था भव्य स्तर पर। इस बार भव्य स्तर पर 23 जून से 30 जून तक एक समर कैंप का आयोजन होगा, जिसमें बच्चे जो हैं जिनकी छुट्टियां चल रही हैं वो इस समर कैंप में प्रतिभाग करें, कराटे सीखें, योगा सीखें, आर्ट एंड क्राफ्ट सीखें, डांस नृत्य सीखें और इसके अलावा स्टोरी टेलिंग, हेरिटेज वॉक, मिट्टी से बने हुए किस प्रकार से मिट्टी का उपयोग हो सकता है और कई अन्य ऐसी चीजें होंगी तो बच्चों को एक अच्छा कला सीखने का मौका देंगी। समर कैंप का मेन मकसद है बच्चे अपनी कला को निखारें, उभारें, एक समूह में रहकर सीखें किस तरह से बच्चों के बीच उनकी अच्छाई लें और एक ग्रुप एक्टिविटीज के द्वारा समर कैंप को अपनी छुट्टियों को एक आनंदमय बनाएं और टैबलेट, मोबाइल और टीवी से दूर रहें। ये हमारा तो हम स्कूली मसूरी में ये है कि बच्चों को स्कूल में जो एजुकेशन मिलती है वो मिलती है, पर उसके बाहर जैसे बड़े शहरों में मिलता है कि आप कोई क्लास ज्वाइन कर लें और कुछ नया सीखें। तो हमारा मकसद ये है कि बच्चे बिना कोई ज़्यादा कोई रकम खर्च किए इन अपनी गर्मी की छुट्टियों और बाद में शायद हम सर्दी की छुट्टियों में भी रखेंगे, ऐसे अलग अलग एक्टिविटी सीख सकें। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग ने योगा रखा है, कराटे रखा है, फर्स्ट एड एंड कम्युनिकेशन स्किल जिसमें हम हेरिटेज वॉक भी कराएंगे, डांस है पहाड़ी और आर्ट एंड क्राफ्ट फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स है। आगे के लिए हम सोच रहे हैं अगले साल हम 2-3 स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी जोड़ेंगे। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां लक्सर और रुड़की जीआरपी थाने की टीम ने एक फर्जी पुलिस वाले को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी युवक उत्तराखंड पुलिस की फर्जी वर्दी पहनकर लोगों को रौब दिखाकर लूटने का काम करता था। पुलिस ने आरोपी युवक को पुलिस की फर्जी वर्दी में ही रुड़की रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। तभी पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए। देखिए, थाना जीआरपी लक्सर में एक सूचना मिली थी जिसमें कि एक मुखबिर द्वारा बताया गया था कि एक व्यक्ति जो है पुलिस की वर्दी पहन करके रेलवे स्टेशन के आसपास लोगों पर रौब गालिब करते हुए जो है उनसे नाजायज़ डिमांड कर रहा है। इसी संबंध में जो है एसओ जीआरपी द्वारा अपनी टीम गठित करते हुए इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई, सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखाई दिए। देखें तो एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया गया जिसको कि पूछताछ की गई तो उसके द्वारा जो है फर्जी पुलिस की वर्दी पहन करके और नेम प्लेट लगा करके लोगों में अपना रौब दिखा रहा था। उसके बारे में जब पता किया गया तो पूर्व में भी उसमें मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें कि लूट के मुकदमे उस पर पंजीकृत हैं, जिसमें पूर्व में ही उसके द्वारा वर्दी पहनकर ही लोगों से लूट की गई है। रोड पर मंडावली स्थित लक्स कंपनी में कंपनी के वर्कर्स हड़ताल पर बैठे हैं। दरअसल महिला वर्करों का कहना है कि उन्हें 5.25 रुपए प्रति कार्टन पैकेट के दिए जाते हैं। महिला वर्करों का यह भी कहना है कि उन्हें प्रति पैकिंग कार्टून 6 रुपए की मांग की थी, जिस पर कई बार मीटिंग करने के बावजूद भी कंपनी के निचले अधिकारी उनकी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचा रहे हैं। उन्हें धमकाने का भी काम करते हैं। हमें पीस रेट बढ़वाना है अपना, और ये हमारा पीस रेट बढ़ा नहीं रहे हैं। ये धरना तब तक के चलेगा तब तक हमारी पीस रेट मांगा पूरी नहीं होगी। हमारा पीस रेट 5 रुपए 55 डब्बा दे रहे हैं, हमें 6 रुपए डब्बा चाहिए। हम ज्यादा भी नहीं मांगते, हमें 6 रुपए डब्बा ही दे दो। मालिक से बात हुई? मालिक से कोई बात हमारी यहाँ पे हमारा पीस रेट नहीं बढ़ा रहे, बहुत ज्यादा। हमारा यहाँ पे 5 रुपए 55 पैसे है एक डब्बे के, हम 6 रुपए डब्बा करवाना चाह रहे हैं। क्या करी कंपनी? कंपनी कुछ नहीं कह रही, वर्करों को दुखी कर रही है भाई जी। 3-3 4-4 बार ऑफिस में बुला रहे, मीटिंग पे मीटिंग ले रहे, ना काम करने दे रहे, ना खाना खाने दे रहे। रानी पोखरी काली मंदिर के पास भारी बारिश और तूफान के कारण एक बड़ा पेड़ गिरने से हाईवे बाधित हो गया। बताया जा रहा है कि पेड़ एक कार के बोनट पे गिरा, लेकिन जान हानि की कोई सूचना नहीं मिली। हालांकि इसके चलते आवागमन ना होने से यात्री जरूर परेशान हुए हैं। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ घटनास्थल पर पहुंची और गिरे हुए पेड़ों को हटाया गया है, जिसके बाद यात्रियों को राहत मिली है। इसके लिए उन्होंने एसडीआरएफ टीम की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद भी व्यक्त किया। तो आगे बढ़ी पेड़ गिरने से हाईवे व बाधित तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भारी बारिश और तूफान के चलते यह हादसा हुआ, जिसकी वजह से राहगीरों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जिसके बाद एसडीआरएफ की टीमों ने पहुंचकर पेड़ काटकर रास्ते को खाली करवाया है, जिसके बाद अब यात्री सुगम यात्रा कर पा रहे हैं।
और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। मसूरी में 144 करोड़ रुपए की लागत से मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना के तहत कार्य किए जा रहे हैं, जहां गांधी चौक पर जल निगम की तरफ से 6 इंच की लाइन का वॉल फट गया, जिससे पूरे इलाके में पानी भर गया। इस दौरान नजारा झरने के जैसा देखने को मिला, जिसको देखकर लोगों ने जमकर इसका लुत्फ भी उठाया। लोगों की माने तो पेयजल योजना के तहत खराब गुणवत्ता का काम किया गया, जिस कारण पानी वॉल फट गया। फिलहाल जल निगम के अधिशासी अभियंता संदीप कश्यप ने इसे ठीक कराने के निर्देश दे दिए हैं। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।